कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य विषय में जो आपके सहायक पुस्तक लगा रखी अंतराल भाग 2, उसके आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पाठ संख्या 4 के देखने वाले हैं। ये बोर्ड परीक्षा 2022 के मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्न है। पाठ का नाम अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रभास जोशी का ये एक स्तंभ लेख है। इसको आज हम देखेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आपको समझ में अब तक आ चुका होगा कि इस अंतराल पुस्तक में से आपके दो नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 8 अंक ये हो जाएंगे, और एक प्रश्न निबंधात्मक पूछा जाएगा जो 4 अंक का होगा। टोटल 12 अंक आपके इस पुस्तक में से पूछे जाएंगे। लघुतरात्मक प्रश्न जो 2-2 अंक के आएंगे, उसमें पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डग डग रोटी पग पग नीर उक्ति किसके बारे में कही गई है और क्यों। तो प्यारे बच्चों, ये उक्ति मालवा के बारे में कही गई है। क्यों कही? क्योंकि वहाँ अनाज प्रचुर मात्रा में है और पानी प्रचुर मात्रा में। न तो अनाज की कमी है, न पानी की कमी है, क्योंकि पानी खूब बरसता है तो अनाज भी खूब पैदा होता है। इसलिए डग डग रोटी पग पग नीर उक्ति मालवा के लिए कही गई है। मालवा में बहने वाली नदियों की दुर्दशा आज क्या हो गई है, या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, कैसे। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की नदियां ये गंदे पानी का नाला बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि मालवा में जो पहले बारिश होती थी उतनी बारिश नहीं हो रही है, और जब बारिश नहीं हो रही है तो बारिश का पानी नहीं है, और बारिश का पानी नहीं है तो जो अपने शहरों का जो गंदा पानी निकल रहा है, ये गंदा पानी इन नदियों में जा रहा है, जिससे ये गंदे पानी की जो है नाले बन गए हैं। इसलिए पर्यावरण बदला है, मौसम चक्र बिगड़ा है, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई है, और खाऊ और उजाड़ू सभ्यता के कारण ऐसा हुआ है। तीसरा प्रश्न देखिए, मालवा प्रदेश अब पहले वाला मालवा प्रदेश नहीं रहा है, इसमें क्या अंतर आ गया है और क्यों। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, पहले के मालवा और वर्तमान मालवा में क्या अंतर आ गया है, इसके पीछे क्या कारण है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, पहले के मालवा के लिए हम उक्ति प्रयोग में करेंगे जो संपन्न मालवा था कि मालव धरती गहन गंभीर पग पग डग डग रोटी पग पग नीर। ये संपन्न मालवा था, और आज का मालवा अब सूखा हो गया है। अब वैसा अनाज वहाँ पैदा नहीं होता है। तो ये अंतर आया पहले और अब के मालवा में कि संपन्न मालवा अब विपन्न हो गया है। डग डग रोटी पग पग नीर वाला मालवा अब सूखा हो गया है। क्यों? क्योंकि जो खाऊ और उजाड़ू सभ्यता थी, खाऊ और उजाड़ू सभ्यता जो यूरोप और अमेरिका की देन है, उसके कारण सब लोग स्वार्थी हो गए हैं और पर्यावरण विनाश में लगे हुए हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थितियां बन रही है। खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति किसकी देन है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और खाऊ उजाड़ू से क्या ऐसा ये किसकी देन है। तो सबसे पहले ये किसकी देन है, ये यूरोप और अमेरिका की देन है। यूरोप और अमेरिका की ये खाऊ उजाड़ू पद्धति देन है। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है कि पर्यावरण विनाश हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिस कारण ऐसी स्थितियां बन रही है। 56 का काल किसे कहते हैं, मालवा में तब क्या स्थिति थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1899 ईस्वी की जब हम बात करेंगे तो ये छपन्या का काल पड़ा था, क्योंकि ये छपन्या विक्रम संवत से चल रहा है, अर्थात विक्रम संवत 1956 की वो बात कर रहा है, जो ईस्वी सन से आपके 57 वर्ष आगे चलता है विक्रम संवत। तो 1956 विक्रम संवत या 1899 ईस्वी की बात कर रहा, तब जब अकाल पड़ा था, तब मालवा में 15.75 इंच बारिश हुई थी, और
क्या स्थिति रही थी मालवा की? ऐसी स्थिति में भी खाने पीने को खूब था। जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे तो मालवा में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि मारवाड़ के लोग भी वहां पर चला करके गए थे। लेखक ने वर्तमान सभ्यता को खाऊ और उजाड़ू क्यों कहा है? जो वर्तमान सभ्यता है ये पर्यावरण का विनाश कर रही है, पर्यावरण को नष्ट कर रही है, पर्यावरण का विनाश कर रही है। इस पर्यावरण को नष्ट करने, विनाश करने के कारण इस यूरोप और अमेरिका की जो पद्धति है इसको खाऊ और उजाड़ू कहा है, क्योंकि स्वार्थवश आज हम पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। आज हम विकास तो नहीं कर रहे हैं बल्कि विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इसे खाऊ और उजाड़ू सभ्यता कहा है। हाथीपाला क्या है? इसका नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? तो हाथीपाला एक नदी है और कभी मालवा में इस नदी में इतना पानी रहता था कि इस नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। हाथी पर बैठकर इस नदी को पार किया जाता था, इसलिए इसका नाम हाथीपाला पड़ा। आज वहाँ पानी है नहीं, लेकिन ये नाम इस बात को बताता है कि कभी मालवा में कितनी बारिश हुआ करती थी, नदियों में कितना पानी था। किसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता बन गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बार बार वो क्यों ही उत्तर आएंगे आपको, क्योंकि किसके कारण? तो आधुनिक विकास ने में अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया। हम जिसे औद्योगिक सभ्यता कह रहे हैं, इसने हमें हमारी जो जड़ और जमीन थी उस जड़ जमीन से हमको बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि सही मायनों में हम विकास नहीं कर रहे हैं। सही मायने दिख तो विकास रहा है, लेकिन सही मायनों में हम विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उजड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उजड़ रहे हैं, अर्थात बिखराव हो रहा है और पर्यावरण विनाश की तरफ हम जा रहे हैं। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि दिखने में भले ही ये औद्योगिक विकास है, लेकिन वास्तव में ये उजाड़ की सभ्यता है। हम उजड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारी सभ्यता को छोड़ दिया, जमीन को छोड़ दिया, पर्यावरण को नुकसान हम पहुंचा रहे हैं। लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा किस प्रकार की तस्वीर खींची है जिसे मालवा भी नहीं बच सका है? इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये जो तस्वीर खींची है ये पर्यावरण विनाश की तस्वीर खींची है, अर्थात पर्यावरण का विनाश हो रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है खाऊ और उजाड़ू सभ्यता, और ये खाऊ और उजाड़ू सभ्यता देन है यूरोप, अमेरिका की, पाश्चात्य देशों की। कौन सा महीना मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है? इस महीने में भी मालवा में कैसा वातावरण था? तो जो क्वार का महीना होता है, आश्विन, जब नवरात्रि से पहले का जो समय होता है, इसमें मानसून चला जाता है। लेकिन इस बार कब, जब इस लेखक ने 2006 में ये स्तंभ लेख लिखा था और मालवा में इसने यात्रा की थी, तब ये मौसम अभी भी वहाँ जमा हुआ था, यानी मानसून अभी गया नहीं था, मानसून अभी भी था, अर्थात वर्षा हो रही थी और चारों तरफ बारिश का माहौल था। इस पाठ में लेखक ने किन किन नदियों का उल्लेख किया है? बिल्कुल आपको उन नदियों के नाम ध्यान होने चाहिए। सबसे पहले लेखक को शिप्रा नदी मिली, जिसमें बाढ़ के हालात थे, पानी ज़्यादा आ गया था। नर्मदा भी मिली, नर्मदा पर बांध बन रहे थे। चंबल मिली, बहुत अच्छी नदी है। काली सिंध और पार्वती मिली, जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध और पार्वती ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। इस पाठ में लेखक ने किन किन तालाबों का उल्लेख किया? बिल्कुल, जब वर्ष 1973 की हम बात करें, जब 77 इंच बारिश बरसा, तब 77 इंच बारिश हुई थी। इस 77 इंच बारिश में भी आपके जो तालाब हैं, यशवंत सागर, नाम ध्यान रखेंगे आप, यशवंत सागर जो तालाब है, बिलावली जो तालाब है, बिलावली, इसी प्रकार देखिए सिरपुर जो तालाब है, या पीपलिया पाला, ये
तालाब फूटे नहीं थे, इन तालाबों ने उस 77 इंच पानी को भी अपने अंदर समेट लिया था। घट स्थापना से क्या आशय, इस दिन क्या क्या तैयारियां हो रही थी? तो ये घट स्थापना का संबंध किससे है? नवरात्रि से। नवरात्रि के पहले दिन जब हम माता की प्रतिष्ठा करते हैं, जो माता जी है, माँ दुर्गा है, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, तब उसको घट स्थापना कहा गया है। और इस दिन जो घर और आंगन लीपे जाते हैं, घर आंगन लीपना, घर आंगन को सजाया जाता है, उनको लीपा जाता है, रंगोली बनाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है, रंगोली से घरों को सजाया जाता है। और जो बहू बेटियां हैं वो भी नए नए वस्त्र पहनती है और सज धज कर इस त्योहार को मनाती है। फिर ये कह रहा है कि नागदा स्टेशन पर बिना चीनी की चाय कौन पिलाते थे और उन्होंने मौसम के बारे में क्या समाचार दिया? तो ये मीणा जी चाय पिलाते थे बिना चीनी की। और इन्होंने क्या मौसम के बारे में बताया कि अब की बार पानी बहुत बरसा, अब की बार पानी बहुत बरसा। अब की बार कब? जब 2006 की वो लेखक बात कर रहा है। तो अब की बार पानी बहुत बरसा और सोयाबीन की फसल नहीं होगी, क्योंकि सोयाबीन गल चुका है, सोयाबीन की फसल नहीं होगी। लेकिन सोयाबीन के नहीं होने से जो अगली फसल है गेहूं और चना, ये फसल अच्छी हो जाएगी। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवो खूब पाक्यो है। इसका मतलब क्या है कि 2006 में पानी लगभग 40 इंच बरसा था, यानी खूब बारिश हुई थी। और जब बारिश अच्छी होगी तो फसलें भी अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी तो फसलें भी अच्छी होगी, अनाज खूब आएगा। और अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो त्योहार हैं वो फसलों से जुड़े हुए हैं, फसलों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। चाहे वो दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे अपने होली हो, सब फसलों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब फसलें अच्छी होगी तो त्योहार भी अपने अच्छे मनाए जाएंगे। और मालवा में इस बार खूब पानी बरसने से फसलें अच्छी होगी। इंदौर उतरते ही लेखक क्या चाहता था और इसमें क्या बाधा थी? या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि मन से तो किशोर हो सकते हो, शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लेखक इंदौर पहुंच गया था और इंदौर पहुंचने के बाद वो नदियां, तालाब और जो ताल तलैया थे, उन ताल तलैया में वो तैरना चाहता था, उन जलाशय को देखना चाहता था, जलाशय देखना चाहता था और पहाड़ चढ़ना चाहता था, पहाड़ चढ़ना चाहता था। और जो घास थी, घास पर वो रपटना चाहता था, रड़कना चाहता था, जिसे अपन फिसल पट्टी कहते हैं वैसे। लेकिन अब ये सब काम वो नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी 70 वर्ष। उस 70 वर्ष में आप दिमाग में ये ख्याल तो ला सकते हो, मन में ये विचार ला सकते हो, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देगा। नई दुनिया क्या है, या पानी के रिकॉर्ड संबंधी क्या जानकारी है? तो नई दुनिया एक पत्रिका है और इसकी एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में आपको 128 साल का बारिश का रिकॉर्ड मिल जाएगा। और उस 128 साल के रिकॉर्ड में आप देखेंगे कि 1899 ईस्वी जो छपनिया का काल था, 15.75 इंच बारिश पड़ी सबसे कम। 1973 का वो साल था जब सबसे ज़्यादा बारिश पड़ी 77 इंच। और 2006 का वो काल था, समय था, जब 40 इंच बारिश पड़ी। और ऐसा कोई काल नहीं था जब 1899 छपनिया को छोड़ दें, उससे 28 इंच से कभी कम बरसात हुई हो, हर बार ज़्यादा ही हुई है। और इसमें बताया कि ये 77 इंच जब बारिश हुई थी तब भी कोई तालाब फूटा नहीं था। फिर देखिए निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न भी हैं। आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, कैसे स्पष्ट करना? अभी ऊपर आया था, वो ही घुमा फिरा करके लिखना है कि पानी बरस नहीं रहा, लोग स्वार्थी हो रहे हैं। फिर देखिए ये दूसरा प्रश्न
ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रिनेसा के बाद ही आया है। कथन को स्पष्ट करना है। या फिर वो ये पूछ सकता है पानी के रखरखाव के लिए मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने क्या क्या प्रबंध किए। या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है मालवा के राजाओं और आज के इंजीनियरों के जल प्रबंधन संबंधी कौशल में क्या अंतर है। तो देखिए, मालवा पठार है। मालवा क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये पठार है। पठार जो पहाड़ी का जो ऊपर का समतल भाग होता है वो पठार कहलाता है। ये जैसे ऊपर वाला समतल भाग पठार है। अब पठार पर पानी को रोकना कितनी बड़ी समस्या है। पानी को रोक नहीं सकते क्योंकि ये ऊंचा हिस्सा है, पानी दौड़ करके नीचे आएगा। तब हमारे मालवा के राजाओं ने यहाँ जो तालाब बनाए वो तालाब इतने अच्छे थे कि उसमें गाद नहीं भरती थी और पानी उसमें जाता नहीं था, आराम से उसको स्टोर किया जा सकता था। हमारे नदियाँ और तालाब और बावड़ियाँ, कुएं ऐसे बनाए कि उसमें पानी को अच्छी तरह रखा जा सकता था। लेकिन जो बाद के जो ये इंजीनियर हैं, इन्होंने ऐसे तालाब बनाए कि उसमें गाद बढ़ जाती है, पानी रुकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 1973 में जब 77 इंच बारिश हुई तो भी हमारे पूर्वजों द्वारा ये बनाए गए तालाब कभी फूटे नहीं, जबकि आज देखो तो तालाब फूट जाते हैं, पानी उसमें रुकता नहीं है, गाद बढ़ जाती है। तो हमारा मैनेजमेंट पूर्वजों का ज़्यादा अच्छा था। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ में लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया। कैसे? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो खाऊ और उजाड़ू सभ्यता में जो पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, पर्यावरण का विनाश, इस पर्यावरण के विनाश के कारण आम जनता परेशान है। हमारा मौसम चक्र बिगड़ रहा है। ये जो बाद में जितनी भी चिंताएं उठाई है वो सब इसमें आ जाएगी। ये पाठ पर्यावरण विनाश और गंभीर समस्या से प्रेरित कैसे स्पष्ट कर लेना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मालवा तो एक बहाना है। मालवा के बहाने से इस प्रश्न को उठाया गया है कि पहले मालवा कैसा था और अब मालवा कैसा है, इसका मतलब बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पर्यावरण के विनाश के कारण ये बदलाव हुआ है, हमारी खाऊ और उजाड़ू सभ्यता के कारण हुआ, जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने पर्यावरण संबंधी चिंता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया। स्पष्ट कीजिए, बिल्कुल कर लेना। जैसे ऊपर जो हमने बात की वैसा का वैसा हो जाएगा। लास्ट में जितने भी प्रश्न उसने दिए हैं लेखक ने, जो उस नई दुनिया लाइब्रेरी में जो कटिंग वगैरह रखी थी कि धरातल पर क्या क्या बदलाव हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो सारा आप वर्णन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।